जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा इसकी थ्योरी कंप्लीट है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए, प्रश्न पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको जो प्रश्न दिखाए जाएंगे, ठीक है, प्रश्न जो दिए जाएंगे उसको आप क्या करेंगे, आप 30 में से 30 अपने आप को जज करेंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर चाहे कमेंट करिए या अपने आप में लिखते जाइए। अच्छा होगा कि आप कमेंट करते जाएं, ठीक है। तो आप लास्ट में चेक करना कि हमारे 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि अप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कहता है कि सीखने से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में, या फिर अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने में, या फिर ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों से किसी एक प्रकार की अपेक्षा न रखने में, या फिर ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने में। तो अब प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? प्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सिखाने के संवर्धित कर सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आप यहाँ पर सही भर सकेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट करिए फटाफट, जितने भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका सही जवाब कमेंट करिए। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में सीखने को संवर्धित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विकास शुरू होता है तो कहाँ से विकास आरंभ होता है विकास का? क्या आपका उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर प्रसव पूर्वावस्था से, या फिर सी शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? तो देखिए जो इसमें डेवलपमेंट होता है ये जो है आपका ऑप्शन ए प्रसव पूर्व यानी कि गर्भावस्था से हो जाता है। इसमें देखिएगा शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। मुख्यतः 3 चरणों में होता है: कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बी इसका सही जवाब आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, या फिर प्राकृतिक बुद्धि, या फिर भाषिक बुद्धि, या फिर आपकी स्थानिक बुद्धि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जो पशु हैं, खनिज हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको अगर बच्चा पहचान ले रहा है तो ये प्राकृतिक बुद्धि होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के, या फिर बुद्धि के वितरण के, या फिर बुद्धि की वृद्धि के, या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके बुद्धि के वितरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होगा? गहन प्रतियोगिता होगी, या फिर उच्च नैतिक विकास होगा, या फिर समूह में द्वंद्व होगा, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो अगर कोई बड़ी उम्र का बच्चा है और छोटे उम्र के बच्चों की मदद करता है तो यह क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उच्च नैतिक विकास होगा। क्या होगा इससे? उच्च नैतिक विकास होगा, यानी कि जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होगा। इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान जो विकसित होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कह रहा है कि जब पूर्व और अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं तो यह कथन क्या कहलाता है। यानी कि जब पूर्व अधिगम और जब आपने जो पहले ज्ञान प्राप्त किया, जो पहले पढ़ा है, नया सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तो क्या होगा, क्या अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा, या फिर अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण होगा, या फिर अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब होगा 6 का क्या हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा, यानी कि ए आपका विकल्प सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब पूर्व अधिगम का नई परिस्थिति में सीखने का बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तो अधिगम शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगर आपका पुराना अधिगम नया अधिगम सीखने में सहायता करता तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाता, इसमें सकारात्मक, हाँ ऑप्शन सी हो जाता। फिर अगर सहायता करता तो नहीं करता, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो चिंतन क्या है, क्या संज्ञानात्मक विकास है, या फिर मनोगतिक प्रक्रिया है, या फिर मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या फिर आपका भावनात्मक व्यवहार है। तो चिंतन क्या है, ठीक है, चिंतन सही इसमें विकल्प हो गया संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। ठीक है, क्योंकि चिंतन मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभव, कल्पनाओं और सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चे किस प्रकार से सामान्य रूप से सीखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है वास्तविक और सामूहिक दोनों रूप में। ऑप्शन बी कहता है मुख्य रूप से शिक्षक से, या फिर वास्तविक रूप से, या फिर समूह में। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे सीखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिक रूप से, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, व्यक्तिक रूप से सीखेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक चरण को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष समायोजन, समावेशन, या फिर स्कीमा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका कहला जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा, यानी कि ऑप्शन डी, ये स्कीमा कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्कीमा कहलाती क्या है, तो जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान में शिक्षार्थी जोड़ता है तो इसमें ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आपका क्लेरिफिकेशन होगा, व्याख्या, वो क्या होगा, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के संज्ञानात्मक, हम नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ने लग गए थे, सॉरी, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह स्कीमा कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा नंबर 10, क्वेश्चन 10, एक शिक्षित अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय के क्षेत्र के विज्ञान में जोड़ सकें, इससे उनको कौन सा बढ़ावा मिलेगा, क्या आपका पुनर्बलन मिलेगा, या फिर ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण मिलेगा, या फिर व्यक्तिक विभिन्नता, या फिर शिक्षार्थी समानता। एक मिनट रुकिएगा। तो इसमें क्या सही जवाब होगा, क्या पुनर्बलन ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, या फिर व्यक्तिक विभिन्नताओं में, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सह संबंध एवं और अंतरण में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो सृजनात्मकता होती है किससे संबंधित होती है, क्या मॉडलिंग से, अनुकरण से, या फिर अभिसारी चिंतन से, या फिर अपसारी यानी कि बहुविध चिंतन से। तो देखिए जो सृजनात्मकता होती है वो किससे संबंधित होगी, ये अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, यानी कि खुले अंत वाले प्रश्न जिसके एक से अधिक जवाब हों। ठीक है, ये अभिसारी होता है, ये बंद अंत वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिनका सटीक एक आंसर हो। जैसे हमने कई बार क्वेश्चन में बताया कि 2+3, 2+3 क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बंद अंत वाला हो जाएगा, यानी कि अभिसारी। वहीं क्या
इसको किस तरह से तोड़ें कि किन संख्याओं का योग 8 होगा, तो किन संख्याओं का योग 8 होगा या किन संख्याओं का योग 5 होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका अपसारी होगा, यानी कि उसके एक से अधिक विकल्प होंगे। 2+6 भी 8 होगा, 5+3 भी 8 होगा और 7+1 भी 8 होगा। इस तरह से कई सारे उसके जवाब होंगे खुले अंत वाले, ठीक, अपसारी चिंतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश के रूप में अप्रेरित है, तो किस रूप में, क्या वैयक्तिक के रूप में या फिर अनुक्रिया के, सॉरी अनुभाविक के, या फिर आंतरिक या फिर बाह्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आंतरिक रूप से अप्रेरित है। क्यों? क्योंकि वह जब प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके वह अंदर से परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, आर्थिक वो अर्थात वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, सीखने के गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक कोनेटिव क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए, तो किसके लिए, शिक्षार्थियों के सृजनात्मक कार्य मार्ग उपलब्ध कराने में, या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या फिर विद्यालय का नाम रोशन करने में, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने में। तो देखिए यहाँ पर अभिभावकों को संतुष्ट करना भी नहीं होगा, ठीक है, विद्यालय का नाम रोशन करने के भी लिए नहीं होगा आपका, और ये विभिन्न व्यवसाय के लिए शिक्षा दी नहीं जाती है, तो विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग में उपलब्ध कराने के लिए पत्रिका निकाला जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वहन आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है, यानी कि कोई शिक्षिका हैं उन कक्षा में पढ़ा रही हैं, मतलब वो जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको सभी बच्चों को सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखती हैं, समूह कार्य में, चर्चा में और समूह परियोजना में भूमिका निर्वहन करती हैं। तो किस चीज़ को उजागर करती हैं, क्या सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के लिए, या फिर आपका मनोरंजन अधिगम के लिए, या फिर भाषा निर्देशित के लिए, या फिर अधिगम प्रतियोगिता के लिए। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा पहला, यानी कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह, यानी कि कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ठीक है, कक्षा में, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें सामूहिक गतिविधि में शामिल कर रही है, तो वह क्या कर रही है, क्या कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। तो बाधाएं उत्पन्न करना नहीं होगा, गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की भावना के लिए अनुसार कार्य कर रही हैं, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जो मतलब जो जिसमें से दृष्टिबाधित बच्चे या फिर कमज़ोर बच्चे या फिर पिछड़े बच्चे सब एक साथ अगर पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, समावेशी कक्षा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ये तनाव भी गलत हो जाएगा और सहानुभूति भी यहाँ पर गलत शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि शिक्षक को आराम देते हैं। जो आपके दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं तो क्या वो शिक्षक को आराम देते हैं, या फिर ये प्रभावी आकलन में सुगम बनाते हैं। तो आराम नहीं देना है, सुगम नहीं बनाएगा, ये शिक्षार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं, या फिर ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने व संवर्धित करते हैं। तो हाँ, अगर आप दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षण देने में, तो बच्चों की जो इंद्रियां होंगी, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, दोनों जो है दोनों काम करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, और इससे बच्चा आसानी से
ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। स्तर अगर इनसे रिलेटेड पूछता है तो 3 स्तर हो जाएंगे, और अगर चरण पूछता है आप तो इसमें 6 चरण है, ठीक है। अब बात आई है कि जो चिंतन हो, जो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बीच में निर्णय लेने में शामिल होने वाला चिंतन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो चिंतन लेने में, सॉरी, निर्णय लेने में जो चिंतन होगा वो क्या कहलाएगा, ऐसा कुछ पूछा गया आपसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक यथार्थवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नैतिक तर्कणा जब होता है तो नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा क्या होती है, आप ये नीचे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली जगह है में सहायता की आवश्यकता है। तो क्या भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर मनोज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र में उसको सहायता की आवश्यकता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में सहायता करती है। तो क्या दुश्चिंता में, या फिर समाजीकरण में, या फिर मूल्य द्वंद्व में, या फिर आक्रामकता में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समाजीकरण। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, तो किस ओर संकेत करती है, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है, या फिर केवल, तो केवल वाले हमने टैग वर्ड में आपको बताया गलत हो जाएंगे। केवल, मात्र, कंठस्थ, या फिर जो है अधिक ज़्यादा अभ्यास कराना, ये सभी निगेटिव होते हैं। आगे है, वे सभी निर्योग बच्चों में शामिल करते हैं। तो क्या ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे ऑप्शन है, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखने के बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है ये इसी में ऑप्शन डी के अंतर्गत आती है, यानी कि समावेशी शिक्षा में आपका ए वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जिसमें वो बच्चे जिनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या सभी प्रकार से भिन्न हों और उन परिस्थितियों को ध्यान, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखने के बगैर बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में पढ़ा जाए, तो वो होती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पे। करा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो क्या आंखों का रंग आंखों संबंधित होता है, आनुवंशिक संबंधित होता है, या फिर सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता आनुवंशिक संबंधी होगा, या फिर समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो जो आंखों का रंग होता है ये होता है आपका जो आनुवंशिक गतिविधि, आनुवंशिकता संबंधी होता है। बाकी ये सब आपका एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे किस लिए की ओर संकेत करते। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश में, या भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता में, या फिर उनके ज्ञान की सीमा में, या फिर आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों में। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो किस सिद्धांत को दर्शाता है, कोई सीमा नाम की लड़की है जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाती है, ठीक है, लेकिन जो लीना है वो उसका उसी चीज़ को सीखने में थोड़ा समय ज़्यादा ले लेती है। तो किस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर।
तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि हर बच्चे की जो क्षमता होती है सीखने की वो कम या ज़्यादा, यानी कि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, कोई थोड़ा जल्दी सीखेगा, कोई थोड़ा देर में उसी चीज़ को सीखेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो खाली जगह पर क्या भरा जाएगा, आपका पौष्टिक गुणवत्ता या फिर सांस्कृतिक या फिर आपका शिक्षा की गुणवत्ता या फिर आपका शारीरिक संगठन। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन यहाँ पर फिलअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं। तो क्या ऑप्शन ए है दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या फिर दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, या फिर वास्तविक पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, या फिर खेलकूद की भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया का मुख्य रूप से समस्या संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया होता क्या है, क्या सुनने संबंधित होता है, या फिर पढ़ने संबंधित, या फिर बोलने संबंधित, या फिर बोलने व सुनने संबंधित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पढ़ने संबंधित। डिस्लेक्सिया जो लोग पढ़ने में जो है समस्या होती है जिन बच्चों को, वो डिस्लेक्सिया आती है। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में, और डिसकैलकुलिया गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, तो कब विकसित कर पाएंगे, जब उनकी परीक्षा बार बार होगी, या फिर वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या फिर उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो निजी कोचिंग कक्षा वर्जित होता है, विद्यार्थियों से अलग नहीं करना होता है, परीक्षा बार बार आप लेंगे नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आपका करेक्ट हो जाए, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचाती है, तो क्या पूर्व लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, या फिर पूर्व लैंगिक पूर्वाग्रह से, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। तो यहाँ पर कहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो किस चीज़ से बचाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक पूर्वाग्रह से अच्छी पाठ्य पुस्तक इसमें से बचाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है जिस समय हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है मूर्त संज्ञानात्मक चरण, या फिर औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, या फिर संवेद प्रेरक चरण, या फिर पूर्व संज्ञानात्मक चरण। तो इसका जो भी सही जवाब हो वस्तु स्थायित्व गुण बच्चे में कब आता है, उसका सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपने देखा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, कितने बार डिस्टर्बिंग हुआ, ये फ़ोन हैंग कर रहा था। ठीक है, मेरा दूसरा फ़ोन सही नहीं है, फ़ोन हैंग कर रहा है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।